So it is double layered membrane made of protein and lipid, which encloses cell and its organelles, which covers cell along with its organelles. It also separates the content of cell from external environment. जैसे हमारे घर में दरवाज़ा ना हो तो बाहर से कोई भी आ जाएगा, तो इसी तरीके से जो गेट्स होते हैं हमारे घर के, वो हमको बाहर वाले की एंट्री हमारे यहाँ रोक देते हैं। जिसको हम चाहते हैं, जो बेल बजाता है ठीक आदमी है तो हम आने देते हैं। तो उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी सर्टेन देयर आर ओपनिंग्स थ्रू विच ओनली अलाउज सर्टेन मटेरियल्स to enter inside it. The plasma membrane is a selective permeable membrane. The is selective permeable membrane which allows certain materials to enter inside and disallows other materials. Exchange of gases takes place through plasma membrane by process of diffusion. Exchange of gases takes place by process of diffusion, while exchange of water takes place by osmosis. अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछा जाए तो यही लिखना है ना। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। In nature, the flexibility of cell membrane enables the cell to engulf food and other material from its external environment. So, ये flexible होती है। अब क्वेश्चन बनता है कि how amoeba completes its nutrition। ठीक है, हाउ अमीबा आपने फ्लेक्सिबल के स्पेलिंग गलत लिखी। फ्लेक्सिबल
यही होगी, FLEXIBLE होता है। यही है। और क्या लिखी है? फ्लेक्सिबल, ये तो सही है। देखो ध्यान से, यही होगी। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। हाउ अमीबा टेक्स इट्स फूड फ्रॉम सराउंडिंग। थ्रू एंडोसाइटोसिस। हाँ, सो नाउ इसका आंसर क्या है कि अमीबा हैज नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। तो नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है जिसमें व्हेन फूड कम्स नियरर इट, जब कोई भी फूड पार्टिकल्स है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो इसके पास आ जाता है, तो ये क्या करता है, तो ये इसके स्यूडोपोडिया हैं, झूठे पैर। स्यूडोपोडिया यानी पैर, और स्यूडो का मतलब झूठे, फॉल्स फीट। तो वो उसके चारों तरफ एक्सटेंड कर देता है। यहाँ पर इसने ये ऐसे एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंड कर दिया। इसके बाद जब ये एक्सटेंड कर देता है तो क्या होगा, नाउ इट ट्रैप्स द फूड मॉलिक्यूल थ्रू इट्स स्यूडोपोडिया। तो ये जो स्यूडोपोडिया है इसके थ्रू ये फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेगा। नाउ एक स्यूडोपोडिया के अंदर ये फूड पार्टिकल को ले लेगा। एंड देन फूड पार्टिकल इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। ये Answer, this occurs due to the flexibility of the plasma membrane. यस, बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल। तो इसने इस अपने अंदर इसको ले लिया फूड पार्टिकल को, तो ये फूड पार्टिकल अब ट्रैप हो गया। आफ्टर दैट ये इसका न्यूक्लियस है। फिर देन इट लीव्स, और इसके बाद इसके अंदर क्या बन जाएगा, फूड वैक्यूल, जिसमें वो फूड पार्टिकल रह रहा है। न्यूक्लियस अलग है, लेकिन ये क्या है, जिसमें फूड है उसको कहते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बन जाता है। अब वो उसमें अपने डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ता है। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे एंजाइम सेक्रीट होते हैं जो खाने को पचा देते हैं। तो ये फूड वैक्यूल है जिसमें फूड रहता है। ठीक है, अब नाउ इट सेक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम अराउंड इट, और फिर उसके बाद वो फूड धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो करके पूरी बॉडी में डिसेमिनेट हो जाएगा, पूरे सब चला जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ वेस्ट सब्सटेंस बचेगा, कुछ वेस्ट। अब ये फूड नहीं है, नाउ इट इज वेस्ट सब्सटेंस, वेस्ट सब्सटेंस। आफ्टर दैट स्लोली अमीबा इसको क्या करेगा, जो वेस्ट सब्सटेंस है वो अपने किनारे ले जाएगा और इसको वेस्ट सब्सटेंस को बाहर फेंक देगा। ये वेस्ट सब्सटेंस उसको बॉडी से निकाल देगा, एक्सक्रीट कर देगा। तो अब यहाँ पर देखिए, जब इसने इसको एनगल्फ किया तो इसके एनगल्फ को क्या कहेंगे, एनगल्फ को कहेंगे न्यूट्रिशन। क्या कहा जाएगा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन करने के बाद जब हम खाना खाएंगे तो उसका पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन में, अगर न्यूट्रिशन में जब भी ये न्यूट्रिशन के ही सारे प्रोसेस हैं, इसमें इसने क्या किया बताओ, खाना खाया तो उसको कहेंगे, सेल के अंदर कोई चीज़ दी जाती है तो कहते हैं एंडोसाइटोसिस, जैसे सूर्यांश ने बताया। सो इट इज क्या कहलाएगा, एंडोसाइटोसिस। साइटोसिस। तो हम लोग कैसे खाना खाते हैं,
वी टेक फूड इनसाइड अवर माउथ विद अवर हैंड, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, स्यूडोपोडिया से करते हैं। इसके बाद जब अंदर आ गया फूड वैक्यूल, फिर इसने इसके ऊपर एंजाइम छोड़ा, तो एंजाइम छोड़ने को क्या कहते हैं, डाइजेशन। एंडोसाइटोसिस के दो टाइप हैं, अगर वो खाना खाए तो कहेंगे फैगोसाइटोसिस, अमीबा खाना खा रहा है, फैगोसाइटोसिस, और अगर अमीबा पानी पिए तो कहेंगे पीनोसाइटोसिस। तो सेल के अंदर कुछ भी लिया तो उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस या इंजेशन। दो नाम है, जो सरल लगे वो लिख देना। सेल के अंदर लेने को कहते हैं इंजेशन, और सेल के बाहर फेंकने को क्या कहते हैं, इजेशन। सेल के बाहर फेंक दिया, अब ये इजेशन हो गया, सेल के अंदर ले लिया तो इंजेशन हो गया। अब जरा देखो, इसके बाद इसने क्या किया, इसके ऊपर एंजाइम छोड़े, पावरफुल एंजाइम इसकी तरफ भेजे, तो एंजाइम्स का छोड़ देना, ये एंजाइम्स हैं, तो वो डाइजेस्ट करेगा, तो एंजाइम की वजह से डाइजेस्ट हो गया। अब जब डाइजेस्ट हो गया तो जो चीज़ डाइजेस्ट हुई है वो पूरी सेल में घुल मिल जाएगी, उस चीज़ को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं भाई, अगर इसमें डाइजेस्ट हो गई कोई चीज़, आपके स्टमक में भी और इंटेस्टाइन में खाना पचता है तो वो कहीं ना कहीं बॉडी में एब्जॉर्ब होता होगा कि नहीं। जैसे ये देखो कि हमारी बॉडी में ये खाना है, तो ये यहाँ पर इंटेस्टाइन है, सो इन अवर इंटेस्टाइन देयर इज फूड इज डाइजेस्टेड। ये स्टमक से जा रहा है फूड, स्टमक से जाते हुए यहाँ पर गया, तो जाते समय क्या होगा, इट विल बी अल्टीमेटली, पहले स्टमक से गया, स्टमक से फूड कहाँ गया, इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से फिर ये पूरी बॉडी में जब ये डाइजेस्ट हो गया तो एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है कि नहीं, और वेस्ट सब्सटेंस को बाहर निकाल दिया गया। तो अब देखें कि यहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है जब फूड पार्टिकल पूरी बॉडी में चला जा रहा है। यहाँ पर इसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन। और क्या वो चीज़ जब आपके सेल में चली जाएगी, वो एनर्जी, वो ग्लूकोज, तो क्या सेल उससे काम लेगी, क्या जो प्रोटीन आपके सेल में चला जाएगा उससे वो काम लेगी, हाँ, उसको कहते हैं एसिमिलेशन। उसको आप यूज़ करने के लिए ही तो उस खाने को एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो पहले है एब्जॉर्ब हो जाए, सारे पूरे सेल में पहुंच जाए, फिर उसके बाद उससे हमारी ग्रोथ हो, हमारा वेट बढ़े, और साथ में हमारी एनर्जी बढ़े, उस चीज़ को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। सो दैट इज नोन एज एसिमिलेशन, कि दैट विल बिकम अ बॉडी पार्ट, हमारे शरीर का वो हिस्सा हो जाएगा, एसिमिलेशन। तो ये सारे प्रोसेस हैं। नाउ वो दोनों इसी में होगा, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, ये दोनों एक ही साथ होता है। इसमें ये छोटे हैं हम लोगों में, जब हम लोग अपना डाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ अलग अलग है। सो न्यूट्रिशन इन अमीबा टेक्स प्लेस। कैसे न्यूट्रिशन हो रहा है, बाय स्यूडोपोडिया। सो न्यूट्रिशन इन amoeba takes place by pseudopodia. When food particles for example paramecium comes, वो भी यूनिसेलुलर है, नियर इट, जब वो इसके पास आएगा देन अमीबा एक्सटेंड्स इट्स स्यूडोपोडिया अराउंड, जिसका शिकार किया जाता है उसको कहते हैं प्रे, ठीक है, और जो खाता है उसको कहते हैं प्रीडेटर। शेर प्रीडेटर है, हैं? बोलो। होस्ट मतलब वो होस्ट, प्रे ज़्यादा ठीक है। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम लोग होस्ट होते हैं, उसकी मेज़बानी करते हैं, और गेस्ट आया है तो गेस्ट नहीं, जिसको खाना है वो गेस्ट क्या हुआ, उसको तो मार डालेगा। सो अराउंड इट्स स्यूडोपोडिया अराउंड प्रे,
जो आया है, या अराउंड फूड भी कह सकते हो, प्रे ना समझ में आए तो फूड लिख देना। एंड एनगल्फ इट, उसको वो क्या कर लेगा, एनगल्फ का मतलब समझते हो, निगल लेना। एंड एनगल्फ इट, इट इज कॉल्ड इंजेशन, सेल के अंदर ले लिया। या फिर क्या कह सकते हो, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। नाउ एनगल्फ फूड जब अंदर आ जाएगा, नाउ इट फॉर्म्स फूड वैक्यूल इनसाइड अमीबा, अमीबा के अंदर इसका एक फूड वैक्यूल बन जाएगा। अमीबा सेक्रीट पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। देखो जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना, वो भी प्रोटीन होते हैं। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन 3 काम करते हैं। प्रोटीन 3 तरीके से काम करते हैं। एक तो हमको स्ट्रक्चर देते हैं, क्योंकि सेल की बॉडी किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की। तो एक प्रोटीन क्या हुए बताइए, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। दूसरे हुए एंजाइम, जो हमारे अंदर बहुत सारे काम करते हैं, खाना पचाते हैं या कोई भी काम होता है बॉडी में, तो न जाने फैक्ट्री है पूरी काम होते हैं। और तीसरे हार्मोनल होते हैं, जो हमारे अंदर डायरेक्शनल ग्रोथ देते हैं कि किस पार्ट को, किस बॉडी पार्ट को कितना बढ़ाना है। और जेंडर भी डिसाइड करते हैं कि मेल बनाना है कि फीमेल बनाना है। तो इस तरीके से हार्मोनल भी होते हैं, तो डिसाइड्स जेंडर। Excuse me, sir. हाँ, Sir, the spelling of hormonal is wrong. यही होगा, हार्मोनल ही है। अब देखो, ठीक है, हार्मोन से हार्मोनल बना है, ई जो है ड्रॉप हो जाता है, फिर नल हो जाएगा। सो No, sir. HOR होगा ना? हार्मोनल चेक कर लेते हैं। ओके, 1 मिनट देखता हूँ फिर। हार्मोनल, हार्मोनल यस सर, वही होगा। सर सही है। क्या होगा, सर ओ होगा। ओ होगा, देख लेते हैं। हाँ, ओ होगा, ओ कर लो। तो इस तरीके से हार्मोनल प्रोटीन। अब देखो, तो इट सेक्रेट्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम एंड डाइजेस्ट। सर हार्मोनल के बाद क्या है? हार्मोनल का मतलब है इट डिसाइड्स जेंडर, जो हमारे जेंडर को डिसाइड करता है। एंजाइम क्या करता है, ये कोई बहुत सारे काम करता है हमारी बॉडी में। जैसे हमने लिखा नहीं कि डाइजेस्टिव एंजाइम, खाने को पचाना। एंड डाइजेस्ट फूड, फूड को डाइजेस्ट कर लेता है। नाउ डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड in body of amoeba. Digested food is absorbed in body of amoeba. Now food vacuole converts into waste vacuole, which contains excretory substance, waste substance, and it is egested out, बाहर फेंक दिया जाता है, egested out, ठीक है, from cell body. इस तरीके से न्यूट्रिशन अमीबा में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। लास्ट में आपके में लिखा भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कि अमीबा किस तरीके से न्यूट्रिशन लेता है।
तो फिर भी एक बार और इसका वीडियो देख लें कि किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, फिर हम आगे बढ़ें। नाउ Excuse me, sir. न्यूट्रिशन इन अमीबा, बोलिए। सर आपने ये वैक्यूल एंड इट इज एडजस्टेड लिखा है, आपने एडजस्टेड। इजेस्टेड आउट, ये फिर बाहर भेज दिया जाता है शरीर के, तो ये चीज क्या हो जाएगी? ओके। इजेस्ट आउट होते। एक है इंजेशन Nutrition in amoeba. और एक है The इजेशन। food and its way of obtain different from organism to organism. Example: amoeba takes food using fungus-like extensions of cell surface called as pseudopodia. They fuse over the food particle by forming a food vacuole. Inside amoeba, that food vacuole's complex substances are broken down into simple substances. Then, these simple substances diffuses into cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of cell and thrown outside. Okay, so you have seen कि how nutrition takes place in amoeba. Now let us see it in one more video कि how it eats paramecium. So that is also nutrition in amoeba. So here it is more clear. You can see a paramecium is coming nearer it. So धीरे धीरे स्यूडोपोडिया उसने बढ़ा के उसको बंद कर लिया ना। It is present. Amoeba is present in water. इट इज ओनली इन डर्टी वाटर, वाटर के सरफेस पे। वाटर में एक गिलास पानी लोगे, बहुत सारी बीमारी, डायरिया, ये सब अमीबा से तो होती है हम लोगों में। अब ये फूड वैक्यूल है, धीरे धीरे इसमें इसने एंजाइम छोड़े हैं, अब फूड डाइजेस्ट हो गया, ये अभी मर जाएगा एंजाइम्स, ठीक है। ये जो है दैट इट विल डाई, और फिर इस तरीके से फूड का डिसेमिनेशन हो जाता है। सो हियर वी हैव सीन हाउ द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन amoeba. Now next is कौन कौन से स्टेप है न्यूट्रिशन के, बताओ सूर्यांश। So steps of nutrition are what? Sir, pseudopodia. Sir, am I audible? हाँ, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन बताइए। Sir? कौन कौन से स्टेप होते हैं? पहला तो इंजेशन, दूसरा Sir, voice is not coming. ओके बट इट शुड कम। इंजेशन, नेक्स्ट इज, हाँ एक है इंजेशन है, जब इंजेशन किया फिर उसके Sir, बाद digestion. डाइजेशन, Then sir, absorption. फिर And एब्जॉर्प्शन। assimilation. जब खाना एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में तो हर एक सेल के पास भेजा जाएगा और ये हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाएगा। Digestion. एसिमिलेशन भी होगा। Sir, assimilation. and- एसिमिलेशन, सर एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन तो सर सेम होता है। हाँ सिंगल सेल्ड में सेम है, हम लोगों में नहीं सेम है। मान लो अगर हमारे इंटेस्टाइन में से खाना एब्जॉर्ब किया ब्लड ने, तो वो क्या अपने पास रखेगा, पेट में ही रखेगा, कि सारे सेल तक, माइंड तक, लीवर तक, सब जगह पहुंचाएगा, हर एक सेल को देगा। एक तो है कि इंटेस्टाइन से खाना खींच लिया न्यूट्रिशन को, तो क्या ब्लड अपने पास रखेगा कि पूरी बॉडी तक पहुंचाएगा? पूरी बताओ। बॉडी तक पहुंचाएगा। वही एसिमिलेशन है। सिंगल सेल में उतना पता नहीं चलता है क्योंकि वो एक ही सेल है, ये तुरंत तुरंत हो जाता है। तो इसलिए होता तो सब कुछ उसमें भी वही सब है कि पूरे कॉर्नर तक, पूरे सेल तक पहुंचा लिया। और लास्ट में क्या है?
इजेशन। तो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट इज सेल वॉल। तो अब हम नेक्स्ट इसमें आते हैं कि नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा है। पहला देख लिया है। तो सेल वॉल, सेल वॉल। नाउ प्रार्थना, ये सेल वॉल एनिमल सेल में होती है कि नहीं? नहीं सर, नहीं होती है। फंगी में? फंगी में आप डिले कर रही हैं बताने में। अनुराग, फंगी में होती है? यस सर। और प्लांट सेल में? यस सर, प्लांट्स में भी होती है। ओके। प्रोकैरियोटिक सेल में? बैक्टीरिया में? बैक्टीरिया में सर बैक्टीरिया में नहीं होती। होती है। जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है वही तो है बैक्टीरिया, उनमें सेल वॉल होती है। ठीक है, ये है बैक्टीरिया, इसमें सेल वॉल होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल को ही बैक्टीरिया कहते हैं। अब देखो, तो इस तरीके से प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग। मुख्यतः हम लोग प्लांट से ज़्यादा मतलब रखते हैं तो इसलिए प्लांट की बात की गई है, वरना फंगी में भी होती है और साथ में प्रोकैरियोटिक में भी होती है। तो प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी अभी सूर्यांश ने बताया फ्लेक्सिबल होती है। तो ऐसे केस में अगर मैं प्लांट को पानी दे दूं, 2 बाल्टी कोई पानी दे देगा, कोई 1 जग देगा, तो वो तो फूलती चली जाएगी ऑस्मोसिस की वजह से, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बढ़ती चली जाएगी तो इतनी टाइट हो जाएगी कि फट जाएगी, बस्ट कर जाएगी। तो उसे कौन रोकता है बस्ट करने से? सेल वॉल। सेल वॉल उसको अलाउ नहीं करती है कि तुम अब और ज्यादा नहीं बढ़ोगी। तो इट इज द सेल वॉल। इसके चारों तरफ ये जो दिख रही ना आपको सेल वॉल, सेल उससे ज्यादा पानी ले ही नहीं सकती है। अगर सेल में आपने 4 बकेट भी पानी डाल दिया प्लांट सेल में, तो भी प्लांट को अलाउड नहीं है कि सेल वॉल से बाहर जा सके, क्योंकि इस सेल के बाहर, इस सेल वॉल के बगल में दूसरी सेल होगी। आपको वीडियो दिखाया था कि नहीं? लेकिन सर कभी कभी तो प्लांट्स भी गल जाते हैं। जैसे क्या होता है, दैट इज गलना अलग बात है कि कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट है और कुछ एक्वेटिक प्लांट है। तो अगर उसको उसका हैबिटेट नहीं मिलेगा तो वो तो मर जाएगा, सड़ जाएगा, क्योंकि उसकी सेल मर जाएगी, उसको ऑक्सीजन चाहिए, सब कुछ चाहिए। पानी में ही रख दो किसी चीज़ को, तो बहुत सारी सब्जियां पानी में रख दोगे तो गल जाएंगी। अगर आपको आपके हैबिटेट से छोड़ के पानी के अंदर डाल दो तो हमारी जान चली जाएगी। मछली को पानी से बाहर निकाल दो। तो जो जिस हैबिटेट का है, एक्वेटिक प्लांट नहीं गलता, जैसे कमल है, तो लोटस तो पानी में रहता है, वो लोटस को पानी में डाल दो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो नॉन एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो डेजर्ट के प्लांट्स हैं, बबूल है, कीकर है, यहाँ पर हैं, तो वो सारे अगर आप पानी में डाल दोगे तो कहाँ रह पाएंगे? थोड़ी देर तक सस्टेन करेंगे, फिर मर जाएंगे। वो हैबिटेट की बात है वो, और कि आप वाटर में डाल दोगे तो गल ही जाएंगे। In addition to plasma membrane have another rigid covering. Have another rigid covering called cell wall. वो सेल वॉल है। जैसे कि अभी हमने देखा कि इस तरीके से प्लांट सेल बनाई जाए। ये सेल वॉल है, प्लांट सेल की सेल वॉल। अब इसके अंदर फिर सेल की मेम्ब्रेन होगी। सेल की मेम्ब्रेन होने के बाद इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के बाद एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल होगा, जिसमें कि बहुत सारी, ये इसका स्टोर हाउस है। फिर इसके बाद इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया कई होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इस तरीके से डबल लेयर्ड एक नेटवर्क होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकल। हाँ, ये बहुत बड़ा नेटवर्क होगा जो इसे घेरे रहेगा। इसमें राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स इसके ऊपर चिपके रहेंगे, तो जहाँ जहाँ चिपके रहेंगे तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक, और जहाँ नहीं चिपके। अच्छा, इसके ठीक बाहर में एक इस तरीके से भी स्ट्रक्चर होगा। गोल्गी
अप्रैल। गाल्जी अपरेटस होगा, वहाँ पैकिंग होगी, ये गाल्जी अपरेटस होगा। इसके बाद यहाँ पर जो गाल्जी अपरेटस होगा, नाउ आप देखो सर प्लास्टिड। ये, सो ये यहाँ पर गाल्जी अपरेटस हो गया। फिर इसके बाद छोटे छोटे ऐसे लाइजोसोम्स होंगे जो सेल को अगर मान लो इसमें कुछ भी वियर टियर होता है, बूढ़ा हो जाए सेल, ओल्ड हो जाए, नॉट कैपेबल टू कंटिन्यू लाइफ प्रोसेस, तो उसको ये लाइजोसोम, इसमें एंजाइम भरे होते हैं, तो वो बस्ट कर जाएगा, पूरी सेल को खा जाएगा। अदरवाइज यही उसको खाता है जो बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आता है, कोई पैथोजन, रोग कारक कीटाणु को पैथोजन कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से ये क्या है, गोल्जी अपरेटस, सर क्लोरोप्लास्ट। और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोइड होगा, बहुत छोटा सा, न्यूक्लियोलस। क्या होगा, न्यूक्लियोलस, जिसमें कि क्या होगा कि राइबोसोम बनते होंगे। ये क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो हमने लिखा ही दिया है। साइटोप्लाज्म भी होगा। साइटोप्लाज्म क्या करेगा, कलर देगा। सर नहीं, फ्लूइड। साइटोप्लाज्म नहीं, तो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है, उसमें सब लोग तैरते रहते हैं। तो सेल सर के क्लोरोप्लास्ट कलर देगा। सर ये प्लांट सेल है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी तो होगा। होगा ही। तो ये चीज क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सर सेल वॉल्स। न्यूक्लियर नहीं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर सेल वॉल भी है। तो सर एडजेसेंट सेल वॉल। एडजेसेंट सेल वॉल इसमें बनाई है हमने। सो इस तरीके से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेल वॉल। और इसमें अब प्लास्टिड्स भी होंगे। प्लास्टिड्स में जिसमें अगर कलरफुल होगा, ग्रीन कलर होगा, क्लोरोप्लास्ट हुआ तो इससे ग्रीन कलर आएगा, रोडोप्लास्ट हुआ तो रेड कलर आएगा, ल्यूकोप्लास्ट हुआ। प्लास्टिड्स अलग अलग हैं, अगर कलरलेस है तो ल्यूकोप्लास्ट, रेड कलर है तो रोडोप्लास्ट, ग्रीन को क्लोरो कहते हैं तो क्योंकि क्लोरीन ग्रीन कलर की होती है, तो इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से ही उसमें फोटोसिंथेसिस होती, खाना बनता है, इसी में ही तो क्लोरोफिल होता है। तो ये सारे के सर सारे आपने क्लोरोप्लाज्म लिखा है। क्लोरोप्लास्ट कर दो। और इसके अलावा भी इसमें और सेंट्रियोल और कुछ भी होंगे, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। हमने आपको बहुत बेसिक चीज़ें बता दी हैं। नाउ हियर इट इज सेल वॉल। सेल वॉल का काम क्या है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, अगर इसमें हीमोलिसिस हो, सेल फूलने लगे, अंदर हाइपोटोनिक सोल्यूशन, देन इट डज नॉट अलाउ टू ग्रो इट बियॉन्ड ए सर्टन साइज। अगर मान लो आप खीरा है, खीरे में बहुत दिनों तक उसको पानी ना मिले, सब्जी वाले ने रखा है, तो वो अगर ना भी मिलेगा तो भी वो उसका एक शेप बना रहेगा। ऐसा नहीं वो हलवा नहीं बन जाएगा कि ऐसे ऐसे लंप नहीं बन जाएगा। अगर खीरे को पानी नहीं मिले तो सेल अगर छोटा भी होगा तो सेल वॉल उसको रिजिड बनाए रखेगी। ऐसा नहीं है कि वो पूरा मुड़ी जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो सेल वॉल क्या करती है, सेल में से बहुत ज़्यादा वाटर सेक्रीट भी नहीं होने देती और बहुत ज़्यादा उसे फूलने में नहीं देती। किसी भी केस में सेल का शेप बनाए रखती है। और नहीं तो किसी प्लांट को पानी ना मिले तो वो बिल्कुल झुक के रोड पर ही आ जाए। ऐसा कभी देखा है किसी प्लांट को? मान लो सेल वॉल उसे उस शेप में ना बनाए रखे तो पूरा मुड़ जाए, पेड़ कह दे हमें पानी नहीं दे रहे हो, हम कोई कार नहीं गुजरने देंगे। ऐसा हुआ है क्या कभी? Excuse me, sir. Sir, it also has spores that are known as spits, and through them the strands of cytoplasm or the cytoplasmic bridges that are known as plasmodesmata are also there. ऐसा होता है। अभी तो हम लोगों ने यही लिखा है कि जो सेल वॉल होती है उसमें हमने एक ही लाइन तो लिखी है, अभी लिखा ही कहाँ है कुछ? देखो ये लिखा है कि नहीं, plant cell in addition to plasma membrane have another rigid covering that is called cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. बोलो उसके बाहर है कि नहीं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर
Yes, sir. Cell wall lies outside the plasma membrane. The plasma membrane and maintains the shape of plant. The shape, उसका शेप बना के रखती है of plant shell. It also provides rigidity. It also provides rigidity to it. इसको रिजिड भी बना के रखती है. इट इज मेड ऑफ, ये जो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है. इट इज मेड ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज का मतलब समझते हो? C6H12O6 का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है ये क्या चीज है? ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज में से एक पानी की वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, अब कितना बचा? C6H10O5 बचा? बोलो. यस सर. यस सर। अगर इसके 1000 मॉलिक्यूल हो, n का मतलब 1000, तो वो सारे मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, यही सेलुलोज है. इसी की बनी है सेल वॉल. तो सेल वॉल भी. And sir, हाँ बोलो. sir, the cell wall also permits the cell of plants and bacteria to withstand hypotonic conditions without bursting. ये बिल्कुल सही बात है. तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. अगर हम आपसे कहें कि 99.99% सेलुलोज किसमें है, तो किसमें है? प्लांट में। कॉटन. कॉटन. कॉटन में 99.9% जिस कॉटन है, ये पेज भी सेलुलोज है. यानी इसमें अगर आप कहोगे 98% सेलुलोज है. कॉटन तो 99.9% है. अगर गाय कॉटन खा रही है या साड़ी कपड़ा खा रही है तो पचा ले जाएगी. उसके पास बहुत बड़ा फूड पाइप है और डाइजेस्टिव ट्रैक है. अगर हमारा 10 मीटर का है, 9.6 मीटर का है, उसका 50 मीटर का है. कागज़ खा ले, कपड़ा खा ले, रुई खा ले, सब पचा ले जाएगी. तो इसलिए ये जो भी होते हैं ये र्यूमेटाइड्स, मतलब ये जितने भी हैं ये डाइजेस्ट कर ले जाते हैं. वो सेलुलोज खाते हैं. They are called अच्छा, as हम ruminants. हाँ, रूमिनेंट्स. क्योंकि हम लोगों में जो होता है कि हम अगर खीरा खाते हैं तो वो रफेज है, वो हमारे फूड पाइप को क्लीन करता है. खीरा खा के हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि खीरे से हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, क्योंकि हम लोग का छोटा फूड ट्रैक है. और बताओ, शेर लोग क्यों नहीं घास खाते, सेलुलोज क्यों नहीं खाते? उनका फूड पाइप 5 ही मीटर का है, तो वो सिर्फ प्रोटीन खाते हैं, उसी को पचा सकते सर हैं. कौन से लोग? जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, जो कार्निवोर हैं, जो लोग शिकार करते हैं. अगर वो सोचें कि उनको आप ये दे दो ना, पालक है और ये सब गेहूं, वो खाएंगे मर जाएंगे. वो उससे एनर्जी नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते. उनका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि कैट हो गई, उनका 5 मीटर का ही एलिमेंट्री कैनाल है जो फूड पाइप है, तो वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते. सेलुलोज इज हार्ड टू डाइजेस्ट, तो उसके लिए बहुत सर, उनका लंबी. ह्यूमन से भी छोटा होता है क्या? हाँ, हमारा 9.6 का, उनका 5 मीटर का है, तो इसलिए उनको एनिमल प्रोटीन ही खाना सर पड़ता है. 9.6 मीटर। 9.6 मीटर होता है. और उनका क्या होगा? वही चीज जो होती है ना, ये जो फूड 50 meters. भाई, ये जो फूड पाइप जा रही है हमारे अंदर, ये है फूड पाइप. तो फूड पाइप ये सब इसको काउंट करो, तो ये सब जितना इंटेस्टाइन है, अगर सबको काउंट करोगे देन इट इज 9.6 मीटर. पूरा यहाँ से And sir, लेकर, the यहाँ से elementary लेकर, canal, फेस से लेकर यहाँ तक जो पूरा जा रही है, और स्टमक से लेकर ये पूरा, और एनस तक जो गई है, वो 9.6 मीटर है. लेकिन उनमें यही 5 मीटर का होता है, तो इसलिए वो नहीं पचा पाते. ये बात है. तो खैर, Excuse me, sir? हम लोगों ने सेलुलोज की बात की. हाँ बोलो. Sir, what is the length of the alimentary canal? क्या बताइए? हमारे में 9.6 मीटर है. और अब यहाँ पर देखें, व्हेन ए लिविंग प्लांट
loses its water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contact of cell, ठीक है, that is known as plasmolysis. plasmolysis हमने पढ़ लिया है ना कि hemolysis और plasmolysis Yes, sir. पहले पढ़ा था कि नहीं. So when there is loss of water or gain in water to the cell, then also the size of cell cannot go beyond its cell wall. जा सकेगा उसके आगे क्या? Whenever No, sir. हाँ, whenever there is loss or gain of water in cell ड्यू टू ऑस्मोसिस, क्यों पानी लिया या दिया जाता है और किस प्रक्रिया से लिया जाता है? ये ऑस्मोसिस है, ठीक है, थ्रू ऑस्मोसिस. तो ऐसे समय में क्या होगा? इन बोथ कंडीशन cell wall maintains the shape of cell. जैसे आप ये समझिए कि एक ये सेल वॉल है, तो एक सेल वॉल के बगल में फिर दूसरी सेल वॉल होगी, तो यहाँ पे दूसरी सेल वॉल चलेगी. तो इस तरीके से दूसरी सेल है और फिर तीसरी सेल है, तो देयर इज़ वेरी लेस चांस कि उनमें कोई अपने को बियॉन्ड जा सके. ये तो यहाँ पर देयर आर डिफरेंट सेल वॉल्स, सो दे कैन नॉट गो बियॉन्ड देम. ऐसे तो अब फिर इसके बाद फिर तीसरी सेल वॉल हो जाएगी, तो उनका अपना शेप होगा, विच कैन बी सीन. जैसे हमने उसमें नहीं देखा था कि ओनियन में, तो ओनियन में भी ये चीज़ हमने देखी थी कि अलग तरीके से होता है. सो नो सेल कैन गो बियॉन्ड इट्स सेल वॉल. ऐसा करके आप अपने घर से बाहर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, नहीं तो दूसरे के घर में प्रवेश कर जाओगे, कि कर सकते हो. सो ये अब सभी में अलग अलग अपनी अपनी सेल्स हैं, एंड नो सेल कैन नॉट गो बियॉन्ड देम. सभी सेल अपनी सेल वॉल के अंदर बंद है. तो इन केस ऑफ कुछ भी करने में सेल वॉल से बाहर नहीं जाया जा सकता है. सो व्हाट वी इन्फर, अगर हमने देखा कि अगर आप रियो की लीफ को, पील ऑफ रियो एक तरीके का प्लांट है, और उसको हाई पावर एक्टिविटी को देखो, और नोट दैट द स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, दे कंटेन ए ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, पुट ए स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर. अगर मान लीजिए उसको क्लोरोफिल में शुगर और सोल्यूशन से उस लीफ को, रियो की लीफ को स्टेन करें, वेट फॉर ए मिनट, नाउ प्लेस इन बॉइलिंग वाटर, दिस किल्स द सेल, देन माउंट वन लीफ and observe under microscope in a strong solution, wait a minute and observe, what do you find? This plasmolysis occur. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर आप खीरे को या आलू को बॉईल कर दो तो क्या उसकी सेल वॉल मेंटेन रहेगी? क्या उसमें ऑस्मोसिस होगी? जैसे कल हमने बताया था आपको कि एक पोटैटो, कच्चा पोटैटो लो और उसके अंदर शुगर डाल दो, और शुगर डालने के बाद उसको पानी में रखो, तो क्या होगा? क्या शुगर बाहर आ जाएगी कि पानी अंदर चला जाएगा? मान लो अगर इसमें शुगर पानी अंदर चला जाएगा, लेकिन अगर कोई इसी पोटैटो को उबाल दे तब क्या होगा? तब कुछ होगा. देन इट्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल डिस्ट्रॉयज, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होगा. उबले हुए पोटैटो में अगर आप सोचो पानी बाहर रख दे अंदर चला जाएगा, तो बॉइल्ड पोटैटो में ऑस्मोसिस नहीं होती है. जो पीछे का 9th क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है. उसमें एक पोटैटो को उबाल के रखा गया है, एक को कच्चा रखा गया है और दिखाया गया है, आपसे पूछा गया है बताओ ऑस्मोसिस किस में होगी, किस में पानी अंदर
जाएगा। तो आप कह सकते हो बाई बॉइलिंग द पोटैटो इट्स सेल वॉल एंड सेलुलर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑल डिस्ट्रॉयज एंड नो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। वही चीज़ इसी एक्टिविटी में भी बताई गई है। सो ये कहा गया, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी? इट अपीयर्स दैट लिविंग सेल्स में ही ऑस्मोसिस होती है, डेड सेल्स में नहीं होती है। सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड एक्सटर्नल प्रेशर विदाउट बस्टिंग। देखो अब लिख दिया लास्ट वाले पैराग्राफ में। सो सेल वॉल परमिट्स, सेल वॉल क्या करता है कि लास्ट पैराग्राफ है इसी का, सेल वॉल का पढ़ो। सेल वॉल परमिट्स, सो सेल वॉल परमिट्स, ठीक है, सेल टू स्वेल अप इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन विदाउट बस्टिंग। बस्ट नहीं होने देती, जो भी अगर ये बढ़ेगा तो इसके प्रेशर को ये सह लेती है, सेल वॉल एक्स्ट्रा प्रेशर को सह लेगी विदाउट बस्टिंग, ठीक है। इट विदस्टैंड्स द एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ द स्वॉलन सेल। सर अप इन के बाद क्या है? स्वेल अप इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जैसे अगर आपने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में इसको रख दिया तो उसमें क्या होता है कि हीमोलिसिस हो जाती है और उसके बस्ट होने के चांस बने रहते हैं। सो इफ इट इज केप्ट इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन तो स्वेल्स अप हो जाएगा। पहला पॉइंट है कि नहीं, पिछले वाले में 1 2 3 जिसमें लिखा था हाइपोटोनिक में रखोगे तो फूल जाएगी, है कि नहीं? तो पानी में रखोगे कोई चीज़ तो फूलेगी नहीं, किसमिस। Yes, sir. इट विद स्टैंड एक्स्ट्रा प्रेशर, ये एक्स्ट्रा प्रेशर को बियर करती है एंड सेव्स द सेल। तो ये भी तो इसका काम हुआ। हाउएवर सच कंडीशन इज नॉट नीडेड इन एनिमल सेल बिकॉज दे आर विजिलेंट। हम इतना पानी नहीं पीते हैं कि पीते ही चले जाए और हमारे बॉडी में जो WBC RBC ये सब फट जाए, वाटरी मीडियम हो जाए। हमें मालूम है कैसे जिंदा रहना है। और प्लांट का क्या है, माही जाके 2 बाल्टी पानी डाल देंगी, मम्मी ने कहा पानी डालो गमले में तो को भर दें, तो प्लांट मना कर पाएगा क्या माही को कि मत डालो? तो प्लांट को तो ऑस्मोसिस करनी है, लेकिन उसे फिर कौन बचाएगा बताओ? Cell wall. हाँ, सेल वॉल। नाउ द थर्ड इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है? रिमेंबर द टेम्पररी अमाउंट ऑफ ओनियन पील वी हैड पुट आयोडीन सोल्यूशन। सो अगर हमने आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया था, ओनियन की पील का एक प्रैक्टिकल दिखाया था, तो देखा था अंदर स्टेन्स आ गए थे, छोटे छोटे डॉट डॉट, ऐसे देखा था कि नहीं? बहुत सारे ओनियन पील में ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बना था दीवार टाइप में। तो वो किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। किसने देखा था? न्यूक्लियस। Yes, sir. Robert Brown. और सभी में इसमें ऐसे ऐसे इस तरीके के स्टेन्स दिख रहे थे उसको। तो वो उसने जो स्टेन किया था सेफ्रानिन सोल्यूशन से करे चाहे आयोडीन से, तो वही न्यूक्लियस था। सो इट वाज द स्टेन। नाउ अब देखिए, अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशंस डिफरेंट रीजन ऑफ सेल गेट कलर्ड डिफरेंटली। इसमें और भी चीज़ें होंगी सेल में, लेकिन न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा डार्क कलर्ड रहता है। अगर आप ब्लू कलर के सोल्यूशन से कलर करो या सेफ्रानिन से करो, मिथाइलिन ब्लू होता है, सेफ्रानिन होता है, आयोडीन होता है, ऐसे सारे सोल्यूशन हम लोगों के कोचिंग में रखे हुए हैं। तो आप किसी से भी वो कलर करके हम लोग देख सकते हैं, तो उससे आपका परिचय करा दिया जाएगा। बट ये सारे सोल्यूशन आप नेट में भी देख सकते हो। मिथाइलिन ब्लू है, बुक में दिया है आखिरी लाइन में, सेफ्रानिन है, मिथाइलिन ब्लू है, और वो मिथाइलिन ब्लू कलर का है, सेफ्रानिन डार्क रेड है, और आयोडीन पर्पल कलर का है। तो इनसे हम जब इन सब से प्लांट को स्टेन करो और उसका न्यूक्लियस बिल्कुल डार्क कलर्ड हो जाएगा। अब देखो कि न्यूक्लियस की क्या खास बात है, इसे क्यों सेल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल कहा जाता है। द न्यूक्लियस इज डबल लेयर्ड कवरिंग, जिसको कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियस हैज डबल लेयर्ड। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा?
कि इसमें डबल लेयर्ड होगी और उसको कहा जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ अब देखें इस तरीके से होगा ये। सो न्यूक्लियस हैज डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। नाउ let us see how it looks। तो ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, इट इज डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियस का इस तरीके से। तो इसके अंदर बहुत कुछ है, ठीक है, और बाहर इसमें न्यूक्लियोपोर होंगे और अंदर में इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियस का डबल। The nucleoplasm, chromosomes. हाँ, वो सारी चीजें इसमें होंगी। नाउ इट हैज डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। सर हम डबल लेयर्ड कवरिंग भी बोल सकते हैं क्या? कवरिंग है और क्या, कुछ भी बोलिए, डबल लेयर्ड कवरिंग ही तो लिखा है। कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हर एक सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन से ही ढका होता है। कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कभी ऐसा देखा है कि ह्यूमन हार्ट को हाथ में लिया गया हो तो, और वो ऐसे डॉक्टर लोग ट्रांसप्लांट करते हैं तो ह्यूमन हार्ट, किसी वीडियो में देखा है? यस सर। तो क्या वो जो ह्यूमन हार्ट है, क्या वो बह जाता है हाथ में लेते ही चारों तरफ, कि वो वैसा ही बना रहता है, अपने शेप में रहता है? शेप में रहता तो वो चीज जो शेप में है, चाहे किडनी हो या लीवर हो, ह्यूमन का कोई भी ऑर्गन हो जो हमारी बॉडी से ट्रांसप्लांट होता है, वो क्यों रहता है? क्योंकि उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन रहती होगी। तो ह्यूमन में जितने भी ऑर्गन हैं वो सब एपिथेलियल टिश्यू से पैक्ड हैं, उनकी पैकिंग है, वो इस तरह बिखर नहीं जाते हैं। वैसे ही न्यूक्लियस है, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर मेम्ब्रेन है, वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपनी मेम्ब्रेन है, गोल्जी ऑपरेटस की है, लाइजोसोम की है। ऐसे बिखर नहीं जाएंगे आप सेल ऑर्गेनल को अगर निकाल लोगे, क्योंकि सभी मेम्ब्रेन पैक्ड हैं। समझ में आ गई बात? सो Yes, sir. nucleus membrane has pores, so it is called nuclear membrane। क्या उसका नाम होगा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर हैं? Nucleopores. वेरी गुड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियोपोर। इसके अलावा इनसाइड कवरिंग के बाद क्या है? न्यूक्लियस में, इसमें डबल लेयर्ड कवरिंग है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसको कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कहेंगे नाभिकीय झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए कि इनसाइड न्यूक्लियस जो भी है, देयर इज ए न्यूक्लियोलस। अंदर में क्या होता है? Nucleolus. हाँ, इनसाइड न्यूक्लियस देयर इज a central located region inside nucleus. There is central located region, centrally located region होता है, centrally located region called nucleolus। कार्तिक, न्यूक्लियोलस का क्या काम है बताइए? हाँ, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, और फिर राइबोसोम क्या करते हैं? Protein synthesis. बहुत अच्छा। सो प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स, फर्दर दीज राइबोसोम्स only make protein at the surface of endoplasmic reticulum। फर्दर, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, इसका पार्ट नहीं है। फर्दर these ribosomes come out from nucleopore, वही न्यूक्लियोपोर से ही बाहर आएंगे। Sir, nucleolus is also known as the factory of ribosomes, na?
ये अच्छा बताया, हमको मालूम नहीं था, बट यू शुड ऑल नो दैट न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम. So further these ribosomes come out from these nucleopore and stick, और किस पे चिपक जाएंगे? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फॉर्म प्रोटीन. वो उसका पार्ट नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया राइबोसोम है तो उसके साथ लिख दिया है. तो हमने ये बता दिया कि न्यूक्लियोलस फ्लोट इनसाइड न्यूक्लियस इन न्यूक्लियोप्लाज्म. किसमें है? जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म. Nucleoplasm. हाँ, सो न्यूक्लियोलस फ्लोट्स inside cell along with, ठीक है, inside nucleus, inside nucleus along with DNA threads. DNA के साथ वो भी, DNA भी रहेगा, ये भी रहेगा, along with DNA molecules in nucleoplasm. तो न्यूक्लियोप्लाज्म में तैरता रहेगा. मान लो ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, और इसमें बताओ ये ऐसे ऐसे मुड़े मुड़े क्या हैं? Chromatic fibers. हाँ, क्रोमाटिन थ्रेड है, या डीएनए मॉलिक्यूल कह सकते हो. इस तरीके से जैसे रस्सी नहीं होती मुड़ी मुड़ी, या चोटी होती है, बाल से चोटी बनती है, उसी तरीके से, दैट इज ब्रेडिंग. तो बिल्कुल उसी तरीके से है. तो ये डीएनए है, ये क्या है? न्यूक्लियोलस. और ये न्यूक्लियस है जो डबल लेयर्ड इसमें मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और इसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसका नाम तो न्यूक्लियस है. ये सेल है, सेल में कौन सा प्लाज्म होगा? Cytoplasm. साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म. सही कहती हो. नाउ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. सो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. ये चीज़ है. तो यहाँ पर हमने ये बात देख लिया कि न्यूक्लियोलस फ्लोट्स इनसाइड न्यूक्लियस along with DNA मॉलिक्यूल. DNA के साथ ये रहते हैं. नाउ DNA आर जेनेटिक मटेरियल. DNA होता क्या है? DNA आर जेनेटिक मटेरियल. DNA दैट इज Deoxyribonucleic acid. हाँ, ये सही बात है. डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. इसमें यहाँ से डी लिया गया है, और N डीऑक्सी राइबो N, और A एसिड से A लिया गया है. तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इज जेनेटिक मटेरियल. ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, विच ट्रांसफर्स हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग. जैसे आदमी का बच्चा आदमी होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होता है. तो कैसे बिल्ली का बच्चा आदमी नहीं होता है? क्योंकि वो ट्रांसफ़र होता है डीएनए से. जब सेल डिवाइड होता है, सेल का डिवीजन हमने आपको बता दिया ना कि कैसे बाइनरी फिजन होता है, एक सेल से दो सेल. तो डीएनए डबल हो जाता है, फिर आधा आधा बढ़ जाता है. समझ में आई बात कि नहीं? तो एक डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, और फिर आधा आधा अलग हो गया, और इसी तरीके से दो सेल बन गए. तो इसलिए इसका काम क्या है? जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है?
इट इज़ मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस, जो उत्तराधिकार के तौर पर मिला है। मान लीजिए सूर्यांश का चेहरा आप देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, 10 लोग खड़े होंगे इनके पीछे तो आप पता लगा लोगे कि सूर्यांश के पापा कौन है। कैसे पता लगा लोगे? क्योंकि जो सूर्यांश का चेहरा है, सूर्यांश के चेहरे से इनकी मम्मी का पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? बिकॉज सम ऑफ द फीचर्स ऑफ सूर्यांश विल मैच फ्रॉम फादर एंड सम आर सर एट्रीब्यूटेड। 23 वोट है। बोलो क्या चीज? बोलो माही। सर 23 उसके फादर से और 23 हाँ, मदर। ये बिल्कुल सही। 23 क्रोमोसोम्स फादर ने दिए हैं और 23 मदर ने, तो 23 पेयर्स हैं सूर्यांश में। सो इस तरीके से हाफ ऑफ द जेनेटिक करेक्टर वी गेट फ्रॉम आवर मदर एंड हाफ ऑफ द जेनेटिक करेक्टर्स आर फ्रॉम फादर। इसीलिए मम्मी पापा लोग आपस में कहते रहते हैं कि तुम्हारी ही आदत तुम्हारे बच्चे ने पाई है। दो इक्वली बोथ हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर द ऑफस्प्रिंग, देन आल्सो दे held responsible the other counterpart that this wrong habit of baby is due to yours. Now DNA is genetic material, ठीक है? तो ये दोनों इसमें रहते हैं, डीऑक्सी राइबोसोम। DNA is genetic material, ये क्या करता है? which transfers हेरिडिटरी करेक्टर। हेरिडिटरी का मतलब उत्तराधिकार। अगर आप ये ना भी लिखना चाहो तो सिर्फ विश ट्रांसफर्स ट्रेड्स, विश ट्रांसफर्स करेक्टर्स, ये भी चल जाता है। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, या ये भी कह सकते हो जेनेटिक करेक्टर, ठीक है? सो हेरिडेटरी करेक्टर्स दैट मीन्स जेनेटिक करेक्टर। जेनेटिक मुझे लगता है याद रहेगा, जेनेटिक करेक्टर फ्रॉम दिस, ठीक है? अब जरा देखो, व्हेन क्रोमोसोम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिवीजन, क्रोमोसोम ये डीएनए गेट कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम। जब भी डिवीजन होता है ये बिल्कुल कंडेंस होके एक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। During the time of cell division, तो during the time of cell division DNA condense and form X-like structure, ये बिल्कुल इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा, X like structure called chromosome। प्रोकैरियोटिक सेल में अनुराग कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23। आप बताइए, जितने बोलेंगे हम तो मान लेंगे। और यूकैरियोटिक में कितने होते होंगे? ठीक है, सर यूकैरियोटिक में तो सर 46 होते हैं। यूकैरियोटिक में सब में नहीं होते हैं। हाथी में 80 पेयर्स हैं, ये चींटी में, हाथी में 13 पेयर्स हैं, अलग अलग में अलग हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है उसमें तो अनुराग ने ठीक बताया कि सिंगल होता है, यूकैरियोटिक में गलत बताया है। ओके, नाउ अब देखते हैं। सर हाँ, सर वो लास्ट पेज एक बार दिखा। लो देखो, हो गया? यस सर। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। सो वी विल सी कि न्यूक्लियस क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, दैट वी विल सी। Sir, sir, the functional segments of DNA are also are called as genes, na?
हाँ वो बता देंगे आपको। Ultrastructure and function. Part 1. The nucleus is composed of various structures, namely nuclear envelope, nucleoplasm or nuclear sap, nuclear matrix, chromatin, and nucleolus. The nuclear membrane forms an envelope-like structure around the nuclear contents and is commonly known as the nuclear envelope. न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, यही है न्यूक्लियर सेल वॉल। ये तो सब वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। has shown that it is composed of two unit membranes, an outer membrane and an inner membrane. इसकी दो Each मेम्ब्रेन है। membrane is about 75 to 90 angstroms thick and lipoprotein. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोलस है। The outer and inner nuclear membranes remain separated ये आउटर by मेम्ब्रेन, ये space इनर मेम्ब्रेन। known as perinuclear space. The outer nuclear membrane often remains rough due to the presence of ribosomes. राइबोसोम on इस पे भी its चिपके हैं, surface. देख लो। Sometimes it remains continuous with the membranes of the endoplasmic reticulum, फिर इस पे चले जाते Golgi हैं। complex, mitochondria, etc. कभी ये इसके साथ कंटिन्यूअस भी रहता है। The inner nuclear membrane contains no ribosomes and sometimes it also remains associated with the chromatin. इसमें क्रोमैटिन जुड़े हैं, उलझे उलझे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। Followed by a supporting membrane of a uniform thickness known as fibrous lamina, which is 300 angstrom in thickness. At certain places, the nuclear envelope is interrupted by the presence of small structures called nuclear pores. सर न्यू- राइबोसोम्स तो येलो कलर के होते हैं, यहाँ पे तो रेड कलर भी है। ये ग्रीन कलर दिखा रहा है, यही येलो है। ये एक मॉडल है, अभी हम दिखाएंगे आपको इसलिए। 1959 has calculated the nuclear pores of the mammalian cells as 10%. सो अगर अंदर का और कुछ दिखाता नहीं तो मैं दूसरा वीडियो दिखाऊं। अब अंदर का देखो, मैं इसमें और आपको दिखाऊं जिसमें न्यूक्लियस का पूरा दिखाया गया हो। नाउ and the cytoplasm, while certain nuclear membranes, as of the cells of the salivary नाउ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब हम देखेंगे इस न्यूक्लियस में ये जो डीएनए है वो किस तरीके से होगा। लेट अस सी। Do you recognize this molecule? This is DNA, or deoxyribonucleic acid. ये डबल हेलिकल है, Video, you will be able to identify the यानी key दो structural रस्सियां features एक of दूसरे में DNA, बटी हों, as जैसे well as स्प्रिंग describe होती है the ना importance हेलिकल, of those features वैसी है। for function. During this video, we will look at different representations of the DNA molecule to better view certain तो details. अलग अलग but all मॉलिक्यूल these इसको represent the ऐसे same structure. बनते हैं। सो दिस इज डीएनए। Inside the cell, you will move. नाउ We can बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे और वो मिला के डीएनए ribose, बनाएंगे। because it is missing a hydroxyl group at नाउ वी विल the सी ए carbon सिंपल numbering is key स्ट्रक्चर to ऑफ describing the डीएनए। directionality of the DNA strand, 5' to 3'. आप जरा देखें, Looking कि- within the sugars, there is an intrinsic it is now more simplified. Let us see. In this video, we will study about the nucleic acids. Nucleic acids are Now, synthetically synthesized peptides. So the first is तो ये तो structure with the आगे chemical का structure है, of the थोड़ा ribose सा and एक मिनट और deoxyribose देख on the लें। right. You can see the structure clearly. We have carbon atoms on each of these corners. ये 10th में आएगा आप लोगों का। तो अभी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 9th। तो
इसको डीएनए ऐसा देखो। अद्भुत मॉलिक्यूल है जिसके बारे में कुछ दशक पहले किसी को नहीं पता था। शुरू से ही साइंटिस्ट का ये अनुमान था कि सेल के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो इंसान के गुण आने वाले पीढ़ियों को ट्रांसफर करते रहता है। रिसर्च के बाद उस चीज का पता लगाया जिसका नाम है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसे न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस सेल का वो हिस्सा है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जो कॉइल्ड और सुपर कॉइल्ड होता है। इस पूरे बंडल को हम क्रोमोसोम कहते हैं। कॉइलिंग होके क्रोमोसोम बन गया। हर स्पीशीज में अलग अलग होती है जो फिक्स होती है। मिसाल के तौर पर ह्यूमंस में एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी तरह घोड़ों में 64 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक सेल में क्रोमोसोम फिट होने के लिए कॉइल्ड और सुपर कॉइल्ड होते हैं। सेल का डायमीटर 0.01 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह एक क्रोमोसोम में रहने वाला डीएनए की लेंथ 2 से 8 सेंटीमीटर की होती है। अगर इंसान के पूरे सेल्स में जितना डीएनए है उन सबको एक साथ कर दिया जाए तो उसकी लेंथ प्लूटो तक पहुंचकर वापस पृथ्वी तक पहुंच जाएगी। डीएनए के स्ट्रक्चर को सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने डिस्कवर किया, जो 2 स्ट्रैंड्स का बना होता है जो एक दूसरे को एंटी पैरेलल होते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड्स 3 कंपोनेंट से बनते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर, Excuse me, sir. फॉस्फेट हाँ बोलो। नाइट्रोजिनस बेसिस। अच्छा थोड़ा सा पीछे करिए, जहाँ पे वो दिखा रहे थे कि सेंटीमीटर की वो होती है। प्लूटो अगर तक ले इंसान जाएगा के क्या? पूरे हाँ। सेल्स में हाँ, जितना इसके DNA है, इससे उन धरती के सबको 6000 एक साथ चक्कर कर दिया लगाए जाए जा तो सकते हैं उसकी एक इंसान के डीएनए प्लूटो से। तक पहुंचकर वापस पृथ्वी तक पहुंच जाएगी। डीएनए के स्ट्रक्चर को सबसे पहले वाटसन और तो जुड़े हुए होते हैं। ये इन दोनों डीएनए के strands 2 में स्ट्रैंड है, ये genetic मुड़ code जाएं। same जैसे होता है। जब एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम से डीएनए अनकॉइल हो जाता डीएनए है। डबल हो और गया। 2 strands अपना डुप्लीकेट और इस तरीके बनाते से हैं। इसको फिर कहते हैं 2 सेल cells में डिवीजन। डीएनए कॉइल्ड होता है, 2 सेल फिर बन सुपर गए। कॉइल्ड होकर क्रोमोसोम पहले बन जाता अंदर का है। डीएनए डबल हुआ, डीएनए फिर के अलग से कोड डिवाइड लैंग्वेज हुआ। को मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए अब आगे देखें। पहुंचाता है। दूसरा सही अमीनो एसिड राइबोसोम्स के लिए सेलेक्ट करता है। आरएनए की मदद से राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं। हर इंसान के अंदर अलग अलग प्रकार के क्वालिटीज और क्वांटिटीज के प्रोटीन्स होते हैं जो हर इंसान को एक दूसरे से अलग बनाते हैं, क्योंकि हर इंसान के डीएनए के अंदर यूनिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ये इंफॉर्मेशन आधा अपने पिता से और आधा अपनी माँ से ट्रांसफर होता है। जो कोड मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स को बनाने वाला इंफॉर्मेशन रखता है वो एक खास जगह पे होता है जिसे जीन्स कहते हैं। डीएनए के एक पार्ट को जीन कहते हैं, जिससे हमारी आंख का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। इंसानों का डीएनए तो ग्रोथ हार्मोन्स को ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने का इंफॉर्मेशन रखता है। इसी तरह छोटे कद के लोगों में डीएनए ग्रोथ हार्मोन्स कम क्वांटिटी नाउ में वी विल produce राइट करने का डाउन information समथिंग मोर अबाउट डीएनए। डीएनए के बारे में आपने देख लिया कि डबल कॉइल्ड हेलिकल स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब जरा देखें कि व्हेन डीएनए इज अनकॉइल्ड, इसे कॉइलिंग तभी होगी जब रिप्रोडक्शन होता है, और अनकॉइल्ड रहता है। तो आपकी बुक में लिखा है व्हेन इट इज अनकॉइल्ड देन इट इज कॉल्ड क्रोमाटिन थ्रेड। इंटेंगल्ड होता है, उलझा हुआ रहता है। सो व्हेन डीएनए इज अनकॉइल्ड देन इट इज, ये फिर कैसा रहेगा? इट इज कॉल्ड क्रोमाटिन। अनकॉइल्ड में से क्रोमाटिन कहेंगे। नाउ when DNA is uncoiled, जब इसे रिप्रोडक्शन नहीं करना होता है तो नॉन रिप्रोडक्टिव फेज, उस समय इसे रिप्रोडक्शन तो करना नहीं है, तो इसलिए when DNA is uncoiled it is called chromatin thread। ये क्या चीज है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मान लो ये न्यूक्लियस के अंदर ये बिल्कुल उलझे हुए पड़े रहेंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्रोमाटिन थ्रेड है। और बीच में न्यूक्लियोलस रहेगा और ये उलझे उलझे हैं, तो ये जो हमने ये दिखा दिया ऐसे उलझे, तो ये है क्रोमाटिन थ्रेड। है वही, लेकिन उसको वो अलग अलग है, क्रोमाटिन थ्रेड है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, अब डीएनए को क्या करना है बताइए? सेल डिवीजन करना है। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन
डीएनए क्या होता है, सब डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डीएनए, डीएनए सब डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डीएनए। ये चीज आपके समझने लायक है, क्योंकि लास्ट में मियोसिस और माइटोसिस सब आ रहा है। तो ये जरा देखो ये होता क्या होगा कि ये डीएनए का लॉन्ग स्ट्रैंड है। समझो जैसे कि एक रस्सी की सीढ़ी हो और उसमें बहुत सारे लकड़ी के लैडर लगे हों, ऐसे लकड़ी के लैडर हैं, और कोई इसको मोड़ दे तो मोड़ने पे क्या होगा बताओ? इसको नीचे से कोई मोड़ना शुरू कर दे तो हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा।